अब देखिए इसमें प्रतिवर्त कार्नोट प्रथितन साइकिल में आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक पीवी ग्राफ है और एक टीएस ग्राफ है। पीवी ग्राफ मतलब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, और टीएस का मतलब, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान, और एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। ठीक है, तो तापमान और एंट्रोपी के बीच का ग्राफ, और प्रेशर और वॉल्यूम मतलब दाब और आयतन के बीच का ग्राफ। ठीक है। इसमें अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, अच्छा, इस ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले प्रतिवर्त कार्नोट प्रथितन साइकिल को, कल भी मैंने कार्नोट चक्र के बारे में बताया था, जो आपका हीट इंजन पे बेस होता है। ठीक, तो मैंने ये बताया था कि जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पिछले सेमेस्टर में जो कार्नोट साइकिल पढ़े हैं, कार्नोट चक्र पढ़े हैं, वो हमारे हीट इंजन पे बेस होता है। ठीक, और वो क्या होता है, जो भी कार्नोट साइकिल है, चाहे हम लोग पिछले सेमेस्टर में जो पढ़े हैं हीट इंजन पे बेस, या जो अब पढ़ रहे हैं, ये आदर्श चक्र होते हैं। ये दोनों ही कार्नोट इंजन या प्रतिवर्त कार्नोट इंजन, ये दोनों ही आदर्श चक्र कहे जाते हैं। और आदर्श इसलिए कहे जाते हैं, वो तो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन आदर्श होने की वजह से इनकी इफ़िशियंसी, जैसे पिछले जो सेमेस्टर में आपने कार्नोट इंजन पढ़ा है, कार्नोट साइकिल पढ़ा है हीट इंजन पे बेस, उसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि वो आदर्श गैस है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोगात्मक रूप से इस तरीके के चक्र जो है असंभव है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम प्रतिवर्त कार्नोट प्रथितन साइकिल पढ़ते हैं तो ये भी एक आदर्श चक्र है, और इसका जो COP होता है, निष्पादन गुणांक, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी क्या होना, ये चक्र जो है फाइंड आउट होना असंभव है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ नहीं फॉलो होगा। इसको एक आदर्श माना गया है कि अगर हम ये एक आदर्श कंडीशन में, एक आदर्श जो है वातावरण में अगर हम इस चक्र को कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम इफ़िशियंसी प्राप्त हो सकती है, दक्षता मिल सकती है। ये एक मैक्सिमम दक्षता या मैक्सिमम निष्पादन गुणांक बताने का तरीका है। वास्तव में जितने भी यंत्र हैं जो काम करते हैं, उनकी जो दक्षता होगी या उनका निष्पादन गुणांक होगा, इन सब से क्या होगा, कम ही होगा। कार्नोट चक्र या ये प्रतिवर्त कार्नोट प्रथितन चक्र से क्या होगा, कम ही होगा। ये आदर्श है, इस वजह से क्या है, जैसे इसका जो है दक्षता और क्या नाम है, प्रशीतन दक्षता और निष्पादन गुणांक, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आदर्श क्यों कहते हैं, वो अब अंदर जब आप ये पढ़ेंगे डिस्क्राइब तो आपको क्लियर होगा आदर्श क्यों कहते हैं। अब देखिए आदर्श के लिए, अब यहाँ पे आपने ये देख लिया, ये ग्राफ आपका बना हुआ है पीवी और टीएस ग्राफ। अब पीवी ग्राफ में देखिए 4 प्रक्रम हैं, आपको दिख रहा होगा, अवस्था 1 से अवस्था 2, या पढ़ावत आती, अवस्था 1 से अवस्था 2 तक जाने में, देख रहे हैं, अवस्था 1 से अवस्था 2 तो अवस्था 1 से अवस्था 2 हो गया। फिर अवस्था 2 से अवस्था 3, ये दूसरा प्रक्रम हो गया। अवस्था 3 से अवस्था 4 तीसरा प्रक्रम हो गया, और अवस्था 4 से अवस्था 1 ये चौथा प्रक्रम हो गया। ये 4 प्रक्रम के माध्यम से प्रतिवर्त कार्नोट प्रशीतन चक्र क्या होता है, संपन्न होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 चक्र हैं, 1 से 2 टीएस डायग्राम में देखिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से फिर पुनः 1। तो इस प्रकार इन चारों प्रक्रम से ये चक्र जो है आपका प्रतिवर्त कार्नोट प्रशीतन चक्र, ये कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। अब हम इन चारों प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कार्नोट चक्र जो मैंने कल बताया था, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा
कि उसमें जो है जो था वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता था, प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न, प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसारण, प्रतिवर्त समतापी संपीड़न और प्रतिवर्त समतापी प्रसारण। उसी तरीके से इसमें भी यही 4 प्रक्रम हैं। बस अंतर क्या है उस चक्र और इस चक्र में कि वहाँ पे जो कार्नोट चक्र होता था, कार्नोट चक्र जो हीट इंजन पे बेस होता था, कार्नोट चक्र किस पे बेस होता था? हीट इंजन पे बेस होता था। और यहाँ पे ये जो चक्र है ये किस पे बेस है? रेफ्रिजरेशन पे। और रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है वो हीट इंजन का जस्ट उल्टा होता है। इस कारण इस चक्र का भी जो प्रोसेस है वो क्या है? उल्टा है। कल मैंने बताया था जो चक्र था कार्नोट में जो ये पीवी और टीएस डायग्राम बताया था, मैंने बताया था क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त डायरेक्शन में चल रहा था वो। रुक जाइए, मैं दिखा भी दे रहा हूँ इसको। देखिए ये कार्नोट चक्र मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या है? ये दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज। इसमें देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 उल्टा है। जबकि आज हम क्या दिखा रहे हैं? आज देखो कैसा है। आज प्रक्रम कहाँ से स्टार्ट है? 1 से 2, उल्टा हो गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो उस कल जो था कार्नोट चक्र में, उसमें क्या हो रहा था? उसमें आपका जो है जो प्रक्रम हो रहा है, ये चक्र कंप्लीट हो रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में हो रहा है। जबकि प्रतिवर्त कार्नोट प्रतीतन चक्र में जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जितनी भी तीरें लगी हुई हैं ये क्या है? उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रक्रम का। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस चक्र में होने वाले प्रक्रम। अब कौन कौन सा प्रक्रम है? पहला प्रक्रम देखिए 1 से 2, तो अवस्था 1 से 2। तो 1 से 2 पे क्या हो रहा है? प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। देखिए 1 से 2 में क्या हो रहा है? प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिवर्त को कहेंगे रिवर्सिबल, रुद्धोष्म को कहेंगे एडियाबैटिक और संपीड़न को कहेंगे कंप्रेशन, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इसको हम दूसरे वर्ड में और क्या कह सकते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है वो क्या होता है? आइसेंट्रोपिक होता है। यहाँ पे जो एंट्रोपी होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसी वजह से देखिए टीएस डायग्राम में जो 1 से 2 पे गया है तो यहाँ क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है, S1 इक्वल टू S2। ठीक है। अब दूसरा आपका प्रोसेस है 2 से 3, 2 से 3। अब यहाँ पे क्या होगा? ये आपका प्रक्रम है प्रतिवर्त समतापी संपीड़न। प्रतिवर्त समतापी संपीड़न, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। इसका एक और नाम होता है जो मैंने कार्नोट साइकिल में नोट कराया होगा। इसको हम कह भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहें प्रतिवर्त समतापी संपीड़न, इसको हम कहेंगे प्रतिवर्त समतापी इसको हम कहेंगे प्रतिवर्त समतापी उष्मा। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है ना, तो उष्मा अवशोषण। अभी कहोगे कि उष्मा अवशोषण, और यहाँ फिगर में तो आपने उष्मा जो है रिजेक्ट किया है, तो ये अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। तीसरा आपका जो है 3 से 4 जो है ये फिर आपका प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसारण आ जाएगा। इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या इसको और क्या हम कह सकते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 से 4 आ रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो यहाँ आइसेंट्रोपिक है, ये क्या हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। और यहाँ 2 से 3 पे जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ देखिए T3 इक्वल टू T2। अब लास्ट जो प्रक्रम है वो आपका है 4 to 1। 4 to 1 में क्या हो रहा है, प्रतिवर्त समतापी प्रसारण, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव। और इसका एक और नाम होता है जो कार्नोट साइकिल में मैंने लिखवाया था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, प्रतिवर्त समतापी उष्मा प्रसारण, रिजेक्शन हो रहा है। अब ये मत अभी फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिगर में है हीट एडिशन हो रहा है, आप कैसे रिजेक्शन कह रहे हैं, अभी ये दोनों चीज़ मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको। तो ये 4 प्रक्रम हो रहा है आपका इसमें कार्नोट इंजन में, क्लियर है। पहला आपका है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहेंगे। दूसरा आपका 2 से 3 जाने पे प्रतिवर्त समतापी संपीड़न, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। तीसरे से चौथे में आपका होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहेंगे। और जो चौथा है वो आपका है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये 4 प्रक्रम से आपके ये जो है जो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये कंप्लीट होता है। अब इसके हेल्प से अब हम इसका क्या निकालेंगे, निष्पादन गुणांक निकालेंगे। तो निष्पादन गुणांक निकालने के लिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रशीतन प्रभाव, या इसको लिख सकते हैं अवशोषित ऊष्मा, प्रशीतन प्रभाव या अवशोषित ऊष्मा बटा निकाय पर किया गया कार्य, क्लियर है। इसको हम सॉल्ट में COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन W कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब फिर पुनः हम इस फिगर पे आएंगे, तो इस फिगर में आप देखिए TS वाले में देखिएगा, TS वाले में तो चक्र में प्रक्रम 4 से 1, इस चक्र में प्रक्रम 4 से 1 जो 4 से 1 हो रहा है वो क्या बताता है, वो बताता है प्रशीतन प्रभाव को बताता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को बताता है। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस बताया था कि रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। पहले क्या होता है, कंप्रेसर में जाता है गैस, वहाँ से कंप्रेस होता है, फिर कंडेंसर पे जाता है संघनित्र में, वहाँ उसका संघनन होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, थ्रोटलिंग वॉल्व में जाता है, वहाँ उसका और एक्सपेंशन होता है, प्रसारण होता है, और लास्ट में इवेपोरेटर पे आता है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है 4 से 1 ये क्या है, इवेपोरेटर वाला ही प्रोसेस है। तो ये क्या बताता है, प्रशीतन प्रभाव को बताता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बताता है। अब फिर देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा है हम जानते हैं एंट्रोपी जो होता है, ये जो DS इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन T। आपको अगर भूल गया होगा तो थर्मोडाइनमिक्स का जो नोट्स आप देखेगा एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखा होगा S इक्वल टू DQ अपॉन T। तो उसी तरह हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे तीर्यक गुणा करेंगे, तो तीर्यक गुणा करने पे जो DQ की वैल्यू है, ये DQ हम किस प्रक्रम के लिए ले रहे हैं, 4 से 1 प्रक्रम के लिए, इसी वजह से मैंने लास्ट में लिख दिया 4-1। ये किसके बराबर आ जाएगा, T इंटू डेल्टा S, ठीक है, T इंटू डेल्टा, जहाँ T क्या है तापमान है, और डेल्टा DS क्या है, DS आपका जो है एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। रुकिए, अब देखिए, अब यहाँ पे
चूँकि यह समतापी प्रक्रम है। अब जो है, रुक जाओ एक, अब देखो, यहाँ पे यहाँ का वो हो गया है ना। बाद में यार, हटो। अब देखो ये रुक जाओ। अब यहाँ पे इसमें इस फिगर में आप देख रहे हैं लिखा है चूंकि यह समतापी प्रक्रम है। अब अवस्था 4 से 1 क्या है? एक समतापी प्रक्रम है। रुके रहो, यही देखो। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है चूँकि यह समतापी प्रक्रम है, तो अवस्था 4 से 1 में जब जा रहे थे तो वो क्या था? समतापी प्रक्रम था। अतः जो प्रशीतन प्रभाव है या अवशोषित ऊष्मा है वो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे जो हमने लिखा था लास्ट में डी, ये देखो Q प्रक्रम 4 से 1 के लिए T4 ब्रैकेट में यहाँ पे जो ds था वो क्या था? वो था एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन। तो 4 से 1, तो यहाँ पे जो फिगर आपने ts डायग्राम देखा था उसमें S1 का मान S4 से बड़ा है, तो इस वजह से S1 माइनस S4 ले लिया। फिर जो डायग्राम था उसमें मैंने बताया था कि जो S1 है वो S2 के बराबर है और S4 है वो S3 के बराबर है। तो अब देखो लास्ट में मैंने यहाँ क्या लिखा है? टीएस ग्राफ में से S1 S2 के बराबर है, S3 S4 के बराबर है और T4 जो है T1 के बराबर है। तो T4 के जगह हम T1 लिख सकते हैं, S1 की जगह S2 लिख सकते हैं और S4 की जगह X3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल गया जिसको हम बना लिए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम निकालेंगे, ये तो हमारा पहला हो गया कि हमने प्रशीतन प्रभाव का निकाल लिया। अब दूसरा हम निकालेंगे निकाय पर किया गया कार्य W। तो ये होता है क्या? अवशोषित ऊष्मा माइनस निष्कासित ऊष्मा। तो अब इसके लिए समझिए, यही पे जो मैंने फिगर उसमें बताया था कि जैसे अवस्था 2 से 3 में रिजेक्शन हो रहा है, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन है, और जब 4 से 1 में जब एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तब हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हम प्रशीतन रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये मैंने जब क्लास में वीडियो लिया था तब मैंने ये फिगर एक बार बताया था। अब यहाँ पे इस फिगर को फिर से आप देखिए। इस फिगर में आप देख रहे हैं निम्न ताप वाला स्रोत है और उच्च ताप का हमारा परिशिष्ट है, सराउंडिंग है। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। निम्न ताप पे जो है तापमान T1 हमने ले लिया, उच्च ताप का तापमान हमने क्या ले लिया? T2 ले लिया। जब निम्न ताप से हम ऊष्मा क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के द्वारा क्या कहता है? निम्न ताप से ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उल्टा काम किया जाता है हीट ऊष्मा इंजन से। तो निम्न ताप से ऊष्मा लेने के लिए इसको बाहर से कार्य करना पड़ता है। तो निम्न ताप से जब ऊष्मा ले रहा और बाहर से कार्य कर रहा, उसके बाद ये जो है Q2 ऊष्मा जो है उच्च ताप पे भेज रहा है। तो यहाँ से जो
अवशोषण, यहाँ पे आपको लग रहा है निम्न ताप वाले स्रोत से ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ अवशोषित करके भेज रहा है ना दूसरी जगह, तो यहाँ पे एक्चुअल में अवशोषण तो हो रहा है। जो आपके जो भी उस रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो भी होंगे वहाँ से ऊष्मा का अवशोषण तो हो रहा है, लेकिन उसको भेजा कहाँ जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। तो यहाँ एक्चुअल में हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट को हम निकाल रहे हैं। अवशोषण तो हो रहा है, अंदर जो खाद्य पदार्थ है उससे ऊष्मा ली जा रही है, तो वहाँ अवशोषण हो रहा है, लेकिन इसका काम एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ से ऊष्मा को अवशोषित करके बाहर भेजना है, बाहर रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ जो ऊष्मा का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। और जैसे ही जब यहाँ पे बाह्य कार्य करके उच्च ताप वाले सराउंडिंग में इसको भेजते हैं, तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो परिशिष्ट है, वो क्या कर रहा है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर, निकाय के अंदर जो हम अवशोषण की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, वो वहाँ से ऊष्मा एब्जॉर्व करके ऊष्मा मतलब अवशोषित की जा रही है खाद्य पदार्थों से, और उसको एक्चुअल में उसको वहाँ से ऊष्मा निकाली जा रही है और वातावरण में भेजी जा रही है। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, हीट रिजेक्शन हो गया। और वातावरण भेजी जा रही है तो वातावरण भाई उसको खुशी से ग्रहण कर ले रहा है। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, तो किया गया कार्य जो होता है अवशोषित ऊष्मा माइनस निष्कासित ऊष्मा। तो ऊष्मा अवशोषित कहाँ हो रही है, वातावरण के द्वारा हो रही है, और निष्कासित किस में हो रही है, निष्कासित हो रही है एब्जॉर्वर्स के द्वारा। मतलब प्रक्रम जो ऊष्मा का ऊष्मा निष्कासित हो रही है वो प्रक्रम 4 से 1 पे आने पे हो रही है। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक, और ऊष्मा का जो अवशोषण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अवस्था 2 से 3, जो अवस्था 2 से 3 ऊपर जो था सबसे दूसरा वाला प्रक्रम, प्रतिवर्त समतापी संपीड़न, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन या रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो अब उसके लिए यहाँ पे देखिए हीट एब्जॉर्वर, तो हीट एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब ऊपर आप अगर चित्र, इसमें तो वो वाला चित्र नहीं है, इससे पहले वाले चित्र में जो टीएस डायग्राम आप देखे होंगे, तो वहाँ जो है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यही सेम फार्मूला लगेगा एंट्रोपी वाला, एंट्रोपी वाला यही वाला फार्मूला लगेगा, Q इक्वल टू टी, जो ये वाला फार्मूला है यही यहाँ पे भी लगेगा। बस अंतर क्या होगा, चूँकि प्रक्रम बदल जा रहा है, अवस्था 2 से अवस्था 3 में जा रहा है प्रक्रम ये, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा T2, अवस्था 2 से अवस्था 3। तो यहाँ पे देखेंगे एंट्रोपी कौन सा बड़ा है, तो 2 वाला बड़ा है, देखिएगा वो टीएस डायग्राम में, तो S2 माइनस S3 ले लेंगे। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन वाले में, तो ये तो हम यही जो हमारा समीकरण 1 है इसी को हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, T1 इक्वल टू S2 माइनस S3। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि H2 माइनस S3 दोनों में समान है, तो इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचा हमारा क्या, T2 माइनस T1। तो W की वैल्यू आ गई। अब हम निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला जान ही रहे हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बटे W किया गया कार्य। तो RE के जगह समीकरण 1 पुट कर देंगे और W के जगह ये जो समीकरण 2 W की वैल्यू आई है ये पुट कर देंगे। तो आप देखिए H2 माइनस S3 कैंसिल हो गया, और आपका फाइनल COP जो आ गया वो T1 अपॉन T2 माइनस T1 हो गया, जहाँ T1 क्या है, T1 लो टेम्परेचर है और T2 क्या है, हाई टेम्परेचर। देखो हमने लिखा है T2 इज़ ग्रेटर देन T1, जहाँ T1 क्या है, लो टेम्परेचर है मतलब निम्न ताप है, और T2 क्या है, उच्च ताप है। तो उम्मीद है इसका जो है मैंने कोशिश किया है समझाने का आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये एक वीडियो एक अच्छा मतलब इमेज के द्वारा, कंबाइंड इमेज के द्वारा मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। रुक जाइए 2 मिनट।
हाँ, अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, वो वाला पिक्चर सही नहीं आया था। इस पिक्चर में आप देखिए, अब देखिए ये तो यहाँ तक आपको क्लियर था। इसमें ये जो कन्फ्यूजन था टीएस डायग्राम, तो यहाँ पे जो टीएस डायग्राम से आप देख रहे हैं यहाँ तक तो क्लियर था। जो Q4 डैश इक्वल टू T4 ब्रैकेट में S1 माइनस S4, जिस यहाँ पे जो है, रुक जा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। अब यहाँ पे जो टीएस ग्राफ है, अब जैसे मैंने लिखा है ना टीएस ग्राफ में से, तो टीएस ग्राफ में से इसका मतलब क्या हो गया कि टीएस ग्राफ, अब आप आ जाइए टीएस ग्राफ पे, तो टीएस ग्राफ में से आप देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे जो S1 है वो S2 के बराबर है, S3 जो है S4 के बराबर है, उसी तरह T1 जो है T4 के बराबर है, T2 जो है T3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। देखो S1 को हमने क्या ले लिया, S1 को हमने क्या ले लिया, S2 के बराबर, S3 को हमने S4 के बराबर, और T4 को हमने क्या ले लिया, T1 के बराबर। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दिया, इस प्रकार हमारा समीकरण 1 बन गया। उसी तरीके से अब हम W जब निकालेंगे, तो W निकालने के लिए हमने बताया अब W निकालने के लिए हमने क्या बताया, अवशोषित ऊष्मा और निष्कासित ऊष्मा। तो यहाँ जो अवशोषित ऊष्मा है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाली अवस्था है, ये रुके रहो, ये आपका ये है, यहाँ पे जो 2 से 3 पे हो रहा है, यहाँ भले हमने रिजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये रिजेक्शन क्या है, हमारा वातावरण सहर्ष खुशीपूर्वक क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो अवशोषित ऊष्मा जो होगा वो हमारा जो प्रक्रम 2 से 3 है वहाँ पे एक्चुअल में अवशोषण हो रहा है, और रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, जो हम क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ से ऊष्मा अवशोषित करके वातावरण को दे रहे हैं ना, तो यहाँ रिजेक्शन यहाँ पे हमारा एक्चुअल में प्रक्रम 4 से 1 पे जाने पे हो रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इस फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्वर है, एब्जॉर्व हीट क्या है, एब्जॉर्व हीट आपका देखिए मैंने क्या लिखा है, T2 ब्रैकेट में S2 माइनस S3। तो अब यहाँ पे अगर इस फिगर में आप देख रहे हैं तो अवस्था 2 से 3 पे हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं, T3 और T2 एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने T2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एंट्रोपी हमारा बड़ा कौन है, S2 वाला बड़ा है S3 के कंपैरिजन में, ग्राफ से दिख रहा होगा, तो S2 माइनस S3 हमने ले लिया। तो यहाँ पे T2 ब्रैकेट में S2 माइनस S3, और ये जो हीट रिजेक्शन वाला है तो वो तो समीकरण 1 है ही हमारा। ये दोनों वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया तो W की वैल्यू आ गई। अब जब W की वैल्यू आ गई तो निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला RE/W, RE के जगह समीकरण 1 पुट कर देंगे और W की जो वैल्यू है वो W में पुट कर देंगे, तो S2 माइनस S3 ये कैंसिल हो गया और आपका जो है COP निकल जाता है। तो उम्मीद है कि जो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है इसका आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्या कहते हैं कैसे COP निकाला जाता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें 4 प्रक्रम है, 4 प्रक्रम के द्वारा ये चक्र पूर्ण होता है। कौन कौन सा,
पहला आपका जो है प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, दूसरा आपका है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन या इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, तीसरा आपका जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और लास्ट जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो 4 प्रक्रम है इसके माध्यम से जो है आपका प्रतिवर्त कार्नोट प्रथितन साइकिल या रिवर्सिबल कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है। और निष्पादन गुणांक के लिए मैंने बता ही दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस तरीके से, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देखो। एब्जॉर्वर क्या करता है, जो प्रक्रम 4 से 1 में हो रहा है, ये एब्जॉर्वर का वो है प्रक्रम है। एब्जॉर्वर क्या करता है, खाद्य पदार्थ तो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, लेकिन इसको भेज कहाँ रहा है, भेज वातावरण में रहा है। तो एक्चुअल में वो ऊष्मा अवशोषित करके उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो गया और जो वातावरण है वो क्या कर रहा है, उसको सहर्ष क्या कर रहा है, खुशीपूर्वक ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। यानी वातावरण के द्वारा क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट में जब हम किया गया कार्य वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं तब आता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है, प्रक्रम आपने कर लिया, फिर आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, प्रशीतन प्रभाव है, वो निकाल लिया। जो भी कन्फ्यूजन आएगा वो यहाँ पे आएगा, निकाय पर किया गया कार्य W जो होता है अवशोषित ऊष्मा माइनस निष्कासित ऊष्मा। अब यहाँ पे जो अवशोषित ऊष्मा हम लेंगे वो कौन सा प्रक्रम का लेंगे, अवस्था 2 से अवस्था 3 में जो जा रहा है। और रिजेक्शन वाला प्रक्रम कौन सा लेंगे, यही जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, प्रशीतन प्रभाव, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ऊष्मा को निकाय के अंदर से लेकर के बाहर रिजेक्ट कर दे रहा है। तो उसकी वैल्यू ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक है उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और रुक जाइए।